अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी को स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते क्या है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, अब ज्यादा लास्ट ईयर तक के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ज्यादा नंबर का नहीं आता था, अब की बार तो पैटर्न नया ही है, देखते हैं क्या रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास ये नोट्स हो, ज्यादा बेस्ट है, एंड वन शॉट आप देख चुके तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो जो आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं आप सबके सामने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा पढ़ के याद रखने वाली है। तो कुछ रिएक्शन है, उन रिएक्शन को भी हम लोग अच्छे से चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि मिनरल्स किसे कहते हैं। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। माइनिंग समझते हैं ना, खोद के, धरती में से खोद के जो भी चीज निकाली जाएगी उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मिनरल बोलने वाले हैं। अगली बात करें तो और किसे बोलते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली। जब भी आप धरती में से कोई चीज निकालते हो ना तो उसे बोला जाता है मिनरल। अगर आप उस मिनरल में से मेटल को निकाल सकते हो आसानी से और कम खर्चे में, प्रॉफिटेबली का मतलब ये है कि फायदा भी हो। अब ये नहीं है कि जैसे कॉमन मैन स्टार्ट कर दे कि मैं तो धरती को खोदना स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे मुझे पता चला कि लोहा है, होता है धरती में हर जगह लोहा है, बट आप हर जगह खोद के अगर निकाल लोगे और उससे मेटल को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मार्केट से खरीद लोगे तो वो सस्ता पड़ेगा। तो जो महंगा पड़ने वाला है वो उसको आप और नहीं बोल सकते। और किसे बोला जाएगा, धरती में से जो भी चीज निकाली वो मिनरल। जिस मिनरल में से आप और को, जिस मिनरल में से आप मेटल को आसानी से और कम खर्चे में निकाल सको उसी को बोलोगे भाई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेटलर्जी, जो इस चैप्टर का दूसरा नाम है। कई जगह तो मेटलर्जी के नाम से यूज होता है ये चैप्टर। मेटलर्जी का मतलब क्या है, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब मैंने क्या कहा कि आप उस ओर में से मेटल को निकाल लोगे। अगर आप उस और में से जिसमें से मेटल निकाल रहे हो उसके लिए आप जो प्रोसेसेस अप्लाई करोगे, जो जो भी टेक्निक आप लोगों ने लगानी है, कुछ भी, उन प्रोसेसेस को, उन टेक्निक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, एंड तीसरा होता है रिफाइनिंग। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर से बनते हैं और रिफाइनिंग से बनते हैं। अब देखो यार, इस साल एमसीक्यू भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है मेटल और उनके ओर, ये याद कर लेना थोड़ा टाइम लगा के। एल्यूमिनियम के 2 और फेमस है, बॉक्साइट एंड कैलोनाइट। इनका फॉर्मूला होता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3XH2O एंड कैलोनाइट का फॉर्मूला होता है Al2OH4Si2O5। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। आयरन के कई सारे और हैं, सबसे फेमस है हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, सीडेराइट जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3, आयरन पायराइट जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर का और होता है कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, मैलेकाइट जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3 CuH2, क्यूपराइट Cu2O एंड कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक के और कौन कौन से हैं, जिंक ब्लेंडे जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, कैलेमाइन जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंकाइट जिसका फॉर्मूला होता है ZnO। आगे बढ़िए तो गैंग वर्ड सुनने को मिलेगा आपको। गैंग का मतलब क्या होता है, द अर्थी मटेरियल और impurity with which ores are generally associated are called gang। समझे मेरी बात को, धरती में से कोई भी चीज निकाल लोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, मिनरल। जिस मिनरल में से आप मेटल को कम खर्चे में और आसानी से प्राप्त कर सको उस मिनरल को और बोल लेंगे, और दूसरे वाला मिनरल मिनरल रहेगा, उसे और नहीं बोला जाएगा। ठीक है। अगली बात करें तो और में क्या होता है, मेटल होता है एंड बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, और हमारा काम क्या है, इन मेटल को और इंप्योरिटीज का ब्रेकअप करवाना, इनको तोड़ना। तो इन इंप्योरिटीज को, ये जो अर्थ इंप्योरिटीज है, मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह जो लगी होती है, जो भी, मतलब धूल मिट्टी नहीं होती, और भी ऐसी ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो चेप हो जाती हैं, आसानी से उतरेंगी भी नहीं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोल देते हैं। अगला है ऑल ओर्स आर मिनरल। यही बात जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट ऑल ओर आर मिनरल। जितने भी ओर हैं वो मिनरल जरूर होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी मिनरल और हो जरूरी नहीं है, मिनरल भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, या फिर इसे ड्रेसिंग बोल दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया जाता है। अब इसके लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस अप्लाई करते हो आप लोग? सबसे पहले बात करें तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और ये भी इंपॉर्टेंट है लीचिंग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है? वॉशिंग नाम से कुछ क्लियर है? देखिए स्क्रीन बड़ी करनी चाहिए ना, शायद अच्छे से दिख दे आपको। हाँ, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग किसे कहते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल। ठीक है, जो मेटल आप प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए इसमें ग्रेविटी सेपरेशन में होता क्या है? इन दिस प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड और द लाइटर गैंग पार्टिकल वॉश्ड अवे एंड द हैवियर और आर लेफ्ट बिहाइंड। समझिए कि इस तरह का सेटअप होता है भाई। ठीक है, ऊपर से और डाला जाता है, तेज पानी बहता है, जो हैवियर और पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो पानी के साथ आगे बह जाती हैं। आगे समझिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं चुंबकीय अलगाव विधि। होता क्या है इसमें? पहली बात देखिए, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल जरूर होता है। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक properties of the gangue and the ore particle, and it is used for magnetite, hematite, wolframite and chromite. मोस्टली आयरन के, क्योंकि आयरन ही होता है मैग्नेटिक नेचर का, और भी होते हैं बट ये मोस्टली आयरन के ओर के लिए यूज की जाती है। इस प्रोसेस में होता क्या है? द पाउडर और कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज ड्रॉप्ड ऑन ए बेल्ट विच रोटेट अराउंड द मैग्नेटिक रोलर। द मैग्नेटिक particles fall nearer to the roller while non-magnetic particles far further off। समझिए इस बात का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले तो पाउडर्ड ओर लेंगे और उस पाउडर्ड ओर को डाल देंगे किसके ऊपर? मैग्नेटिक रोलर के ऊपर। ये मैग्नेटिक रोलर है, लेदर बेल्ट है, लेदर बेल्ट जो कि मूव कर रही है मैग्नेटिक रोलर पे। जो पार्टिकल मैग्नेटिक होंगे वो इस मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होके अलग इकट्ठे हो जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो अलग इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से हम उनको इजीली अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, वो ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग उत्प्लवन विधि। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी, इसको डिटेल में पढ़ लेना, डिटेल में बनाई हुई है वीडियो। तो क्या है भाई? सबसे पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर पार्टिकल्स एंड इज मोस्टली यूज फॉर सल्फाइड ओर। किन के लिए यूज की जाती है? सल्फाइड ओर के लिए। क्यों? ये वेटिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। होता क्या है, जो सल्फाइड ऑयल्स हैं वो उनको ऑयल वेट करेगा और वो उसके साथ बाहर आएंगी, और जो इंप्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। समझिए, पाउडर्ड और इज मिक्स्ड विद पाइन ऑयल एंड वाटर एंड वायलेंटली एगिटेटेड विद एयर और पार्टिकल्स राइज टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ एंड इंप्योरिटीज रिमेन्स इन वाटर। देखिए इस तरफ क्या है? पल्प है और का एंड ऑयल का। आपने इसको इसमें डाला जिसमें ऑलरेडी पानी है। यहाँ पे क्या है? एक सेटअप लगा हुआ है, ये पैडल है जो फास्टली मूव कर रहा है, हवा आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अब तेल पानी का मिक्सचर होगा तो क्या होगा? यहाँ पे फ्रोथ बननी स्टार्ट होगी, झाग बननी स्टार्ट होगी। जो मिनरल के पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो और पार्टिकल्स हैं, वो झाग बनेंगे और ऊपर की साइड आ जाएंगे क्योंकि वो हल्के होते हैं, और जो इंप्योरिटीज होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है? डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दो सल्फाइड ओर है, ऐसा जनरली होगा नहीं, जनरली यही होगा सल्फाइड ओर में इंप्योरिटीज होंगी, उनको अलग करना है। बट अगर आपके पास दो सल्फाइड ओर हो जाए, एग्जांपल है लाइक जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, द डिप्रेसेंट यूज्ड इज NaCN। यहाँ पे डिप्रेसेंट कौन सा यूज किया जाता है? NaCN। इट सिलेक्टिवली प्रिवेंट्स ZnS फ्रॉम कमिंग टू फ्रोथ बट अलाउज TdS टू कम विद द फ्रोथ। डिप्रेस का मतलब क्या होता है? डिप्रेस मतलब दबा देना। ये क्या करेगा? जिंक सल्फाइड को दबा देगा और लेड सल्फाइड को फ्रोथ बनाने देगा, और इस तरह से उसको अलग कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है लीचिंग। लीचिंग एक केमिकल मेथड है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर पार्टिकल एंड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्योर एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है किसके, किन की सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है? गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल करें तो बेयर प्रोसेस होती है फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में सारी आपको अलग से भी समझाने वाला हूं।
इसमें आप Al2O3 2H2O को हीट करोगे विद 2NaH एंड H2O, ये पूरा कंबाइंड होता है Al2O3 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है 2NaAlOH4। फिर आप इसको CO2 के साथ हीट करते हो, देन ये बन जाता है Al2O3 XH2O एंड 2NaCO3। डोंट वरी बेटा, अलग से रिएक्शन कराने वाला हूं, अभी फास्टली कर लेते हैं और अच्छा लगेगा, अभी पढ़ लो तो, ठीक है। फिर Al2O3 XH2O ये जो बना है यहां से, इसको हीट करते हैं हम लोग 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको Al2O3 मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना। और ये Al2O3 2H2O क्या होता है, बॉक्साइट और होता है। नेक्स्ट इज मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस फॉर सिल्वर एक्सट्रैक्शन एंड गोल्ड एक्सट्रैक्शन, इनके लिए यूज की जाती है। तो देखिए आप क्या करोगे, आप सिल्वर लोगे, उसकी रिएक्शन कराओगे NaCN के साथ, वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। मैंने कैसे याद किया इसको, 1 2 का 4 4 2 का 8 है ना, 1 ये 1 है, चेक करो ये 1 है, ये जो भाई साहब है ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। तो आपके पास कंपाउंड बन जाता है 4NaAgCN2 और प्लस में बनता है 4NaOH। अब आप ये उठाओगे NaAgCN2, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराओगे, ये जिंक इस Ag को यहां से डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर यहां से बाहर निकल जाएगा। सेम बिल्कुल सेम कॉपी आप लोग गोल्ड के लिए यूज कर सकते हो, याद रख लेना भाई इस केमिकल रिएक्शन को, तो ठीक है। बस गोल्ड आ जाएगा कहां पे, सिल्वर की जगह पे, और कुछ नहीं चेंज होने वाला। नेक्स्ट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अबंडेंट मेटल कौन सी है, सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल है भाई एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन, पहला कंसंट्रेशन खत्म हो चुका, अब उसके बाद दूसरा स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनता है भाई कैल्सिनेशन का एंड रोस्टिंग का। क्या होती है कैल्सिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर लाइक कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट either in the absence of air or in limited supply of air। कैल्सिनेशन क्या होता है कि आप ओर को हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अगर आप याद करना चाहो तो इसके लिए याद रख सकते हो RIP, AC, रेस्ट इन पीस। देखो AC को हम सब्जी में क्या कर देते हैं, रेस्ट इन पीस करवा देते हैं। रोस्टिंग में क्या होगी, रोस्टिंग में क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ एयर, और एब्सेंस ऑफ एयर किसमें होगी, कैल्सिनेशन में। चलिए रोस्टिंग में क्या होगा, इट इज द प्रोसेस यूज फॉर द हीटिंग ऑफ और लाइक सल्फाइड ओर्स। अच्छा ये भी होती है कि अप्लाई कहां पे होती है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर पे होती है। अभी आपको यहां से आइडिया लगेगा क्या फंडा होता है। स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, रोस्टिंग में अच्छी होती है, बढ़िया। ये सल्फाइड ओर पे अप्लाई होती है अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, और ये किस पे अप्लाई होती है भाई, कार्बोनेट ओर पे। देखो कार्बोनेट ओर में ना ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है तो इसको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सल्फाइड ओर में क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है तो हमें देनी पड़ती है। हीट करेंगे दोनों को, बनाया दोनों में देखो आपने ऑक्सीजन है, ऑक्साइड बनाया है, ठीक है। आप कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाते हो और उसमें क्या करते हो आप लोग, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हो, ठीक है। कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो हमें ऑक्सीजन अपनी तरफ से देनी नहीं पड़ती है। चलिए वो तो बात होगी कि हमने ऑक्साइड और बना लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन या फिर कह लीजिए कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू मेटल। द ओर ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग रिड्यूस्ड टू मेटल एंड चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ओर, ठीक है। उनकी रिडक्शन करनी है, अब किस मेथड से आप रिडक्शन करोगे ये डिपेंड करता है। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स ऑफ iron, copper, zinc, magnesium, cobalt, etc. and this process is called smelting। स्मेल्टिंग अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो क्या होता है भाई, जिसमें आप कार्बन को या कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हो फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होते हैं ज्यादा ही आपके पास कौन कौन सी, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आर यू, इनमें क्या होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आर यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। वाटर गैस इज यूज्ड फॉर निकल ओर्स। नेक्स्ट ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ओर्स ऑफ lead, mercury and copper। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। हाइड्रोमेटलर्जी और डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। आगे बढ़िए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। आपको वो मिल चुकी है, अब आपको बस हाईली रिफाइन करना है, बिल्कुल हाई प्योरिटी में चाहिए। तो आप लोग कौन सी प्रोसेस को लगाने वाले हो, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए सबसे पहली बात,
यहाँ पे होगी लिक्विड प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। आपको पता भी होगा, जैसे इंडिया में बड़ा चक्कर चलता रहता है यार भाई, मार्केट में तो क्रूड ऑयल सस्ता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो होता है, बट जो पेट्रोल डीजल है वो बहुत महंगा होता है, उसमें ना रिफाइनिंग में पैसे लगते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, समझिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन क्या होता है? यूज फॉर रिफाइनिंग लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मर्करी। इस प्रोसेस को आप लोग कहां पे अप्लाई करोगे? जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। अगली प्रोसेस है भाई हमारी लिक्वेशन। लिक्वेशन में कुछ इस तरह का सेटअप रहता है, इस सेटअप को समझ लीजिए। एक स्लोपिंग हैरत होती है, फर्नेस है ये, कंप्यूटराइज्ड। यहां पे आप लोग और डालते हो, इस साइड से और डाल लोगे, ओके। यहां से आप लोगों ने क्या डालना है? और। तो ये फर्नेस क्या करेगी? अच्छा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, पहले समझ लो। मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक एसबी, पीबी आर प्योरिफाइड बाय दिस मेथड। दिस The melting point of metal are lower than those of the impurities. For this purpose, a sloping hearth furnace is used. This metal is placed at mouth of the furnace and heated gently. The metal flows down from the hearth while impurities left behind on the hearth. अब समझिए इस बात को कहना क्या चाह रहा है वो। देखिए आपके पास क्या है, मैं आपको सिंपल सेटअप में समझाता हूं। आपके पास एक भट्ठी है जिसकी सतह बिल्कुल चिकनी है, और ये फर्नेस कैसी है? ये जो भट्टी है ये कैसी है? कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। आप इसके ऊपर और डालोगे, और एक कंडीशन है कि और में जो मेटल हैं, जो इम्प्योरिटी हैं, मेटल में जो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज बची हुई हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मान लो इसका 1300 डिग्री सेल्सियस है और इसका मान लेते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप इसे हीट करोगे तो जो मेटल है, आपने इसका, इस भट्टी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया 1200 डिग्री सेल्सियस, कंप्यूटराइज्ड है, आप सेट कर सकते हो। तो क्या होगा? जिसका 1100 है वो तो आसानी से मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके वो साइडों से नीचे भी आ जाएगी। अब इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा है, वो तो 1300 पे मेल्ट होगी ना, 1200 पे तो मेल्ट नहीं होने वाली है, तो वो ऊपर ही रह जाने वाली है भाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बन सकता है, इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, याद है आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिल्कुल यही होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहां पे यूज होती है? मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। In this method, the impure metal is made to act as anode. जो impure metal होगी उसको आप लोग क्या बनाने वाले हो? एनोड बनाने वाले हो। A strip of the same metal in pure form is used as cathode. जो impure metal है, मान लो कॉपर है, तो एक ही आप वैसे ही एक प्योर मेटल लोगे, प्योर कॉपर ले लिया। They are put in a suitable electrolytic bath containing soluble salt of the same metal. अब आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन डालोगे उसी सेम मेटल का। मान लो कॉपर लिया है तो कॉपर का ही सॉल्यूशन भी लोगे, लाइक कॉपर सल्फेट लोगे। द मोर बेसिक मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड लेस बेसिक इंप्योरिटीज गो टू एनोड मड। ठीक है। कॉपर इज रिफाइंड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। एनोड आर ऑफ impure copper and pure copper strip are taken as cathode. The electrolyte is is acidified solution of copper sulfate. Copper in pure form transfer from एनोड टू कैथोड। क्या कह रहा है समझो इस बात को, सिंपल बता रहा हूं। आपने इम्प्योर मेटल को क्या बना दिया? एनोड बना दिया। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्योर स्ट्रिप जो है वो आपने कैथोड बना दी, 10th क्लास में भी था। और यहाँ पे आपने सोल्यूशन ले लिया। अब जो सोल्यूशन में कॉपर आती जाएगी और प्योर होके इसके ऊपर चिपकती जाएगी, और जो इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी नीचे चली जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। इंप्योरिटी सारी की सारी जाएंगे नीचे, ठीक है, एनोड मड की फॉर्म में। रिएक्शन की बात करें तो कहां पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Cu2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगली बात करो तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा भाई? कॉपर बन जाएगा। आगे बढ़िए। तो जो एनोड मड बचता है, एनोड मड के अंदर क्या होता है? एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड जैसी इंप्योरिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है भाई जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी।
जॉन रिफाइनिंग मेथड इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। इस मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें मेटल चाहिए बहुत ही ज्यादा प्योरिटी के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी मेटल, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा। तो सेटअप को समझिए, कुछ इस तरह का सेटअप होता है भाई। ठीक है, ये सेटअप है। इस तरह से सेटअप होता है। अब समझो कि ये जो है ये एक इम्प्योर मेटल की रोड बना दी जाती है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। एक साइड आप हीटर लगाते हो। अच्छा, प्रिंसिपल बहुत जरूरी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल का फंडा समझिए। प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रिंसिपल क्या है जॉन रिफाइनिंग का, दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मेल्ट देन इन सॉलिड। कि जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कहां रहना चाहती हैं, मोल्टन मेटल के अंदर, मेल्टेड मेटल के अंदर, वो सॉलिड के अंदर नहीं रहना चाहती। तो देखिए ये जो आपकी रोड है, आपने हीटर इस तरफ लगाया, एक किनारे पे आपने हीटर लगाया, मान लो हीटर आपने यहां लगा रखा है। ठीक है, तो यहां से मेटल मेल्ट हो जाएगी, फिर आप इस हीटर को थोड़ी आगे लेके जाओगे, और जब आगे लेके जाओगे तो वो जो रोड है मेटल की, उसमें क्या होगा, वो वहां से मेल्ट होगी और पीछे सॉलिड होती जाएगी। अब इम्प्योरिटीज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सॉलिड वाली मेटल में चले जाएं, या फिर वो जो मेल्टेड मेटल है उसमें चले जाएं। तो वो कहां चला जाता है, मेल्टेड मेटल में चला जाता है। फिर थोड़ी और आगे आगे मेटल मेल्ट होगी तो इम्प्योरिटीज आगे ट्रांसफर होंगी। ऐसे ऐसे हम आगे लेके जाते रहेंगे और इम्प्योरिटीज एक किनारे पे चलती जाएंगी। फिर हम इसी प्रोसेस को इस तरफ वापस करेंगे, हीटर को घुमा देंगे, और कई कई बार करते रहते हैं। तब तक करते रहते हैं जब तक हमें लगता है कि नहीं यार अभी तक साफ नहीं हुआ। और जब लगता है कि सारी इंप्योरिटीज आ चुकी हैं, मान लो कि सारी की सारी इंप्योरिटीज जो है अभी एक किनारे पे आ चुकी हैं, मान लो इस तरफ आ गई। ठीक है, ओके, मार्कर चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस किनारे पे आ गई, तो इस किनारे को मैं यहां से काट दूंगा और हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। यही लिखा भी है हमने, समझिए। अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ अ रोड ऑफ द इम्प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल की रोड है उसके एक किनारे पे आप लोग सर्कुलर मोबाइल हीटर को फिक्स कर दो। द मोल्टन जोन मूव्स अलोंग विद हीटर विच इज मूव फॉरवर्ड। हीटर के साथ ही मोल्टन जोन भी मूव करता है। मोल्टन जोन मतलब मेल्टेड मेटल। एज द हीटर मूव फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द मेल्ट and the impurities pass on into adjacent molten zone at one end। जैसे जैसे आप आगे पास कराते जाओगे impurities एक तरफ इकट्ठी होती जाएंगी और प्योर मेटल एक तरफ। impurities get concentrated, this end is cut off, और एंड में आप इस एंड को ही काट दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड बनता है भाई वेपर फेस रिफाइनिंग। वेपर फेस रिफाइनिंग क्या है, द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड देन डीकंपोजेज टू गिव प्योर मेटल। द मेटल शुड फॉर्म, अच्छा देखिए इस मेटल, इसमें होता क्या है वेपर फेस रिफाइनिंग में, द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। मेटल को आप उसके वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दोगे और फिर इसको हीट करोगे टू गिव प्योर मेटल। नंबर वन, द मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड विद एन अवेलेबल रिएजेंट। जो आप केमिकल डालोगे इम्प्योर मेटल के साथ तो वो उसके साथ कंपाउंड बनाएगी वोलेटाइल। The volatile compound should be easily decomposable so that the recovery is easy। अब जो volatile compound बना है वो आसानी से टूट जाना चाहिए so that कि आपको प्योर मेटल आसानी से मिल जाए। दो तरह की होती है जिसको हम पढ़ते हैं मोन प्रोसेस एंड वैन अर्कल मेथड, दोनों ही आती हैं, सारा कुछ आता है। वेपर फेस रिफाइनिंग भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझो यार आप लोग, मोन प्रोसेस ये रही। इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड इन अ स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। निकल को किसके साथ हीट करते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो जो क्या करती है, फॉर्मिंग अ वोलेटाइल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स निकल टेट्रा कार्बोनिल विच इज फर्दर हीटेड टू गेट प्योर निकल। ये निकल है इम्प्योर निकल, इसमें आप 4 कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे, हीट करोगे, ये बनेगा NiCO4। फिर इसको और हीट करोगे तो यहाँ पे आपको निकल मिल जाएगा। अब इस निकल में और स्टार्टिंग के निकल में और एंड के निकल में क्या है, ये प्योर निकल है और ये इम्प्योर निकल है। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वैन अर्कल मेथड। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर रिफाइनिंग for all the oxygen and nitrogen present in the form of impurity in metal like zirconium and titanium। ये कहां पे अप्लाई किया जाता है, अगर impurities का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उनको निकालने के काम आता है। क्रूड जिरकोनियम इज हीटेड इन एन इवैक्यूलेटेड वेसल विद आयोडीन वोलेटाइल जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड इज फॉर्म्ड। किसके साथ हीट किया जाता है इसको, आयोडीन के साथ हीट किया जाता है
और उसके बाद वोलेटाइल जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड बन जाता है। समझिए ये है जिरकोनियम, उसमें आप 2i2 डालते हो, हीट करते हो तो जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड बन जाएगा, विच इज देन डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग ऑन टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिकली टू अबाउट 1800 केल्विन टू गिव प्योर जिरकोनियम। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे विच इज फर्दर हीटेड टू गेट प्योर जिरकोनियम। और बिल्कुल सेम प्रोसेस आप लोग लगा सकते हो टाइटेनियम के लिए, ठीक है, टाइटेनियम के लिए बिल्कुल सेम लगाओगे, ठीक है, इम्प्योर से प्योर बन जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी डिटेल वीडियो देख लेना, बना रखी है 5-6 मिनट के, ज्यादा की नहीं है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट। आप एडजॉर्बेंट लो तो अगर एक मिक्सचर है तो मिक्सचर के पार्टिकल अलग अलग तरह से एडजॉर्ब होंगे। देखो जैसे ये है, ये आपको गोले से दिख रहे हो, इसे बोलते हैं क्या है, ये एक ही जगह पे फिक्स हो चुके हैं। ये क्या है, स्टेशनरी फेस। इसमें आप मिक्सचर डाल लोगे तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पे रुक जाएंगे, क्योंकि हर एक की जो एडजॉर्ब होने की पावर है वो अलग अलग है। और इस तरह से हम इसको अलग कर लेते हैं। दिस मिक्सचर इज पुट इन लिक्विड और गैसियस मीडियम कॉल्ड मूविंग फेस। जो मिक्सचर आप लोग डालने वाले हो उसे मूविंग फेस बोलते हैं, विच इज मूव्ड थ्रू द एडजॉर्बेंट कॉल्ड स्टेशनरी फेस। और जिसमें से आप इसे पास कराओगे उसे बोलते हैं स्टेशनरी फेस। और डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो पावर होती है वो अलग होती है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एडजॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑन द कॉलम, लेटर द एडजॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट कॉल्ड एलुएंट्स। रिपीट कर रहा हूं, एक डिटेल वीडियो देख लेना, 6-7 मिनट की अपने चैनल की है। नेक्स्ट आयरन की क्वालिटी की बात आ जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रफ्ट आयरन। क्या होता है भाई पिग आयरन? द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज पिग आयरन। इट कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन एंड मैनी इम्प्योरिटीज इन स्मॉलर अमाउंट। पिग आयरन में क्या होता है, 4% के करीब कार्बन होता है और ये ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है, ठीक है, और जो दूसरी इम्प्योरिटीज होती है वो भी थोड़ी थोड़ी होती है। कास्ट आयरन क्या होता है, इट इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन with scrap iron and coke using hot air blast. It has slightly lower carbon content, about 3%, and it is extremely hard and brittle. कास्ट आयरन को किससे बनाया जाता है, पिग आयरन से बनाया जाता है, और इसमें कार्बन का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है और ये बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब समझते हो, लाइक ग्लास जो होता है ना, ग्लास ब्रिटल होता है। अगली बात है रफ्ट आयरन, also known as malleable iron. It is the purest form of iron. क्वेश्चन बन सकता है purest form of iron कौन सी है? It is prepared from cast iron by oxidizing impurities in reverberatory furnace. Clear? आगे बढ़ते हैं भाई। Next is what is the role of cryolite in the metallurgy of aluminium? देखिए जो फ्यूज्ड एल्यूमिना होता है जिसका फॉर्मूला Al2O3 है, जो हमने ऊपर बनाया भी था, is a bad conductor of electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार नॉट ओनली मेक एल्यूमिना, ये किस लिए किया जाता है, मेक एल्यूमिना अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट आल्सो रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू अराउंड 1140 केल्विन फ्रॉम 2323 केल्विन। क्या होता है भाई, जो एल्यूमिना है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरी बात क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। तो जब उसमें हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है। एक तो बन सकता है क्वेश्चन, और बन क्या सकता है, जो भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना वो सारे बने ही हुए हैं, ठीक है। एक तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है और दूसरा उसको कंडक्टर बना देता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम का और सबसे फेमस कौन सा है, Al2O3 XH2O। इसकी कंसंट्रेशन करोगे लीचिंग से, करी थी हमने, ये रही Al2O3 2NaOH डाला, फिर इसमें 3H2O डाला, तो ये क्या बन गया 2Al नहीं आएगा यहाँ पे, 2Na आएगा, 2NaAlOH4। फिर ये जो 2NaAlOH4 है इसको CO2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा Al2O3 XH2O प्लस में NaCO3 बनेगा। अब ये Al2O3 XH2O को आप हीट करोगे तो बस आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। अब ये जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना के लिए आप लोग क्या लगाओगे, हेल-हेराल्ड प्रोसेस लगाओगे, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, आप मिक्सचर लोगे किस किस का, एल्यूमिना का, क्रायोलाइट का, या फिर उसमें फ्लोरोस्पार भी हो सकता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6 भाई। आगे बढ़िए, तो आगे क्या होने वाला है, इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ग्रेफाइट
एज एनोड, ग्रेफाइट किसका काम करेगी, एनोड का, एंड स्टील वेसल कंटेनिंग विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट एज कैथोड, Al2O3 3 कार्बन के साथ जुड़ के 4 एल्यूमिनियम बना देता है और 3 CO2 बना देता है, जो कि हमने बनाना है। ये कुछ इसका सेटअप रहने वाला है, ठीक है। आता तो नहीं है क्वेश्चन, बट देख लेना, बाकी मैंने अलग से इसकी वीडियो बना रखी है। रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फिर अगर कार्बन दूसरी जगह पे 2 ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हमने एल्यूमिनियम बनाना है। वो कैसे बनेगा, Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Al बन जाएगा। अगली बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की बात करें तो जिंक जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिंक को, जिंक के फेमस और कौन कौन से हैं भाई, जिंक ब्लेंडे, कैलेमाइन, जिंकाइट। फिर इसकी कंसंट्रेशन होती है, सबसे पहले तो वो होती है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से, और हम जो यूज करते हैं किस और से बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, जिंक ब्लेंडे से। तो इसके बाद होती है रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या होगा, इसको हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कर दिया, ऑक्साइड बना दिया इसका। फिर इस ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे, जिंक बन गया। और प्योरिफिकेशन, लास्ट में प्योरिफिकेशन होती है, वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से या फिर डिस्टिलेशन से। ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फास्टर वे में, शॉर्टर नोट्स को। बेस्ट रहेगा अगर आप वन शॉट देख चुके हो, मजा ही आ जाएगा फिर तो आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते किसे हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो हमारे सिलेबस में क्या है भाई, हमारे सिलेबस में स्टार्ट होता है ग्रुप 16 से। ग्रुप 16 को क्या भी बोला जाता है, ऑक्सीजन फैमिली भी बोल दिया जाता है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, पहली बात तो ये है, इसको याद करने की ट्रिक जो भी है बहुत सारी हैं, सभी को याद रहेगी। मैं सिंपली बता देता हूँ, उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये होता है इनका एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52, 86, 86 नहीं 84। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, सभी को आती होगी। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है, और नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट एलिमेंट सॉलिड है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो सॉलिड है, मेटलॉइड है, ये नेक्स्ट टू जो है। और लास्ट एलिमेंट क्या होता है, रेडिएक्टिव होता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्कोजेंस होता है, या फिर इन्हें और फॉर्मिंग बोल दिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो और होते हैं वो इन्हीं के एलिमेंट से मिलके बनते हैं। बात करें सबसे पहली प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अब एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी मोस्टली इन्वर्सली होते हैं एक दूसरे के, तो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, टेंडेंसी। अब जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेना मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर एंड देन डिक्रीजेस। सल्फर की ज्यादा होती है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि सल्फर की ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो ये पैटर्न होता है। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आगे बढ़े तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है टेलुरियम तक, एंड उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। अगली बात करें एलोट्रोपी। एलोट्रोपी सुना होगा आप लोगों ने, एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसी को एलोट्रोपी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि इनकी अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन देख ली हो, चेक कर ली हो, तो क्या लिख रहे थे हम लोग, NH2 NP4। वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो इनकी NH2 NP4 ही बनेगी। वैलेंस शेल में इनके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के लिए 2 लेना आसान है। तो इनकी जो मोस्ट फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, एंड वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। और डाउन द ग्रुप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िया रहती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट।
and that of +6 oxidation state decreases down the group due to inert pair effect। inert pair effect जरूर पता होना चाहिए आपको क्या होता है। inert pair effect में क्या होता है, ये अंदर का पेयर रिएक्शन करना बंद कर देता है, और ये कब होता है, जब हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं। अब बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं हाइड्राइड से रिलेटेड। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2M। M यहाँ पे मेटल नहीं है, एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह के हाइड्राइड्स बन जाते हैं, H2O हो गया, H2S हो गया, H2SE हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट, प्रीवियस ईयर करा रखे मैंने पीवी लोग के, अगर आप देखना चाहो तो क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O का। देन देखो एक एक्सेप्शन है, वरना पैटर्न रेगुलर है कि डाउन द ग्रुप जो होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। सिर्फ H2O ऐसा है जो सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा भी है, वरना तो ऊपर वालों का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हाइड्राइड्स का। क्यों, क्योंकि H2O के पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी सब में ऐसा नहीं होता। सर बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है, और वैन डर वाल्स फोर्स से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वोलेटिलिटी की। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि किसको ब्रेक करना सबसे ज्यादा आसान रहता है, सबसे ज्यादा ब्रेक करना आसान है H2S को, फिर H2SC, H2TE सबसे मुश्किल है वेपर्स बनाने H2O के। सर H2O के तो बहुत आसानी से वेपर बन जाते हैं, वैसे लगता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्टेबल होता है, आपने इनको देखा नहीं ना अभी। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या हुआ करता है भाई, डिक्रीज हुआ करता है। एसिडिक करैक्टर की बात करें, एसिडिक करैक्टर डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स का बढ़ता है। एसिड मतलब जो H पॉजिटिव आसानी से दे, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत छोटा एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन आसानी से नहीं देगा, और सेम फंडा रहता है रिड्यूसिंग पावर के साथ भी। हैलाइड्स के साथ बात करें तो ऑल एलिमेंट फॉर्म हैलाइड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला EX6 EX4 एंड EX2 हैलोजेंस के साथ जुड़ते हैं और इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड कई तरह के बनाते हैं, सिंपल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, ऑक्साइड समझते ना कि ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड बना देंगे, एसिडिक ऑक्साइड भी बना देंगे। एग्जांपल याद रखना है, एक बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट इज डाई ऑक्सीजन। पहली बात तो यह है कि प्रिपरेशन कैसे होगी, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। अब जब आप 2KClO3 को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो वो बन जाएगा 2KCl+3O2। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे क्या है, ये तो केमिकल रिएक्शन है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। और ऑक्सीजन को बनाना जनरली पूछा नहीं जाता, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी देख लो आप लोग। क्या, दैट डाइऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस सोल्यूबल इन वाटर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट बात है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, और पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगली बात करें तो डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद ऑल मेटल, ठीक है, सेम मेटल के साथ अच्छे से रिएक्ट कर जाती है। किसके साथ नहीं करती, नोबल मेटल के साथ नहीं करती, लाइक गोल्ड प्लैटिनम, सभी मेटल के साथ मिलकर उनको बिगाड़ देती है। और मेटल के साथ जुड़ जाती है, नॉन मेटल के साथ भी सभी के साथ जुड़ जाती है, सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ के। कुछ फेमस रिएक्शन देखें तो जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब आप एक चीज समझ पा रहे हो, जैसे जैसे मैं ग्रुप में बढ़ता जा रहा हूं, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, अगर थर्ड नहीं 13th ग्रुप के साथ जोड़ोगे तो एम्फोटेरिक बनेगा, और उससे भी आगे जाओगे 15 14 तक जाओगे तो एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। याद रहेगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ तो कैसा ऑक्साइड बनेगा, बेसिक। ग्रुप 13 के साथ जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, एम्फोटेरिक, ठीक है। और ग्रुप अगर आप जोड़ रहे हो किसके साथ, 15 के साथ या 14 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर आपको पता हो, देखो ग्रुप बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा आएगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, याद रखना ये बात हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिएक्शन की बात करें तो अभी मतलब अगर आप मेटलर्जी में चेक करो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो जाती है, रोस्टिंग हो जाती है, ऑक्साइड और बन जाता है। मीथेन को अगर ऑक्सीजन की, इसे बोलते हैं कंबस्शन, ठीक है। और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन डाल दो तो ये क्या बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसे बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप लोग ऑक्सीजन जोड़ते हो तो। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, डाइऑक्सीजन है गैस व्हाइल सल्फर इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वाई वाला क्वेश्चन। तो याद रखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है
उसका साइज बहुत छोटा है। ये याद ही करने पड़ेंगे बेटा, याद ही करने, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पढ़ के याद हो जाएंगे ये, ठीक है। और सल्फर का साइज बड़ा होता है और उसके मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पक्कड़ स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं सल्फर का। इन पे हर जगह पे सल्फर लगा होता है इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे एटम आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है और इस वजह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। यूज की बात करें तो फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल बाय माउंटेनर्स, पायलट्स एंड डाइवर्स इन ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सी एसिटाइलेशन टॉर्चेस which are used for cutting and welding of metal. Liquid dioxygen is used as rocket fuel. अगली बात करें, डाइऑक्सीजन के इतने क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं, चांसेस किसके हैं, ओजोन के क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है भाई O3। बात करें इसकी प्रिपरेशन की तो आप 3O2 को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा देंगे तो उससे ओजोन बन जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। अलग अलग स्टेट में इसके कलर की बात की गई है। बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों होता है कि O3 को जैसे हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है O2 में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। अब जैसे PbS है, आप इसमें ओजोन डालोगे तो ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। देख लो कैसे पता लगता है ऑक्सीडेशन का, आप उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, वो इंक्रीज हो चुकी होगी। आई में डालते हैं, आई नेगेटिव में डालते हैं तो उसको क्या कर देता है, I2 बना देता है। रिड्यूसिंग एक्शन की बात करें तो H2O2 को रिड्यूस करके क्या बना देगा, H2O। BaO2 को रिड्यूस करके क्या बना देगा, BaO। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या होता है, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका ओजोन का। अब क्या बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है भाई, इक्वल होती है। क्लियर है। यूज की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, गिव रीजन। ये क्वेश्चन दिल्ली में 2019 में 2016 में आया हुआ है। अनस्टेबल होता है भाई ये थर्मोडायनेमिकली, डेल्टा एच इसमें से हीट रिलीज होती है। द अबव कन्वर्जन, अब यहीं से क्लियर है आपको भाई थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों होता है ये। अभी जिसमें से ऑलरेडी हीट निकली, अगर आप उसको हीट दोगे तो ऑब्वियसली अनस्टेबल ही रहेगा। डेल्टा एच इज नेगेटिव, ऑल्सो एंट्रोपी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस कैसे पता लगता है एंट्रोपी का आपको, आप देखो जब आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं उससे 3 बन गए हैं, ठीक है। जब ज्यादा बन जाते हैं ना तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। 10 डेल्टा जी फॉर द डीकम्पोजिशन। अब देखो क्या है प्रोसेस, जब भी हमें कोई बतानी होती है ना थर्मोडायनेमिक्स वाली, तो हम ऐसे बता देते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर। अब डेल्टा एच, अब ये सारे का सारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो ये डेल्टा एस तो नेगेटिव है। अब डेल्टा एस क्या रहेगा, डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, और इसी वजह से हीट में क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। आगे बढ़िए, O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक ये सन सही से दिखाई नहीं दे रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया मैंने आपको। क्यों होता है भाई, ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ओजोन हैज हायर एनर्जी कंटेंट देन डाइऑक्सीजन, हेंस डिकम्पोजेज टू गिव डाइऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। देखो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है ना, हमारे में ये होता है, सिंपल समझो यार, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो बंदा कहाँ रिलैक्स बैठेगा, वोल्टे काम करता रहेगा। अब जिसके पास पैसे नहीं है उसको वो क्या करने वाला है, वो तो आराम से ही बैठेगा, ज्यादा पंगे तो लेने वाला। ओजोन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो हर कोई चाहता है कम एनर्जी हो तभी वो स्टेबल हो सकता है, तो वो ब्रेक हो जाता है, डाइऑक्सीजन बन जाता है जिसके पास कम एनर्जी है और स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। अब बात करते हैं यूजेस की, तो इसका यूज किया जाता है फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग आइवरी, फ्लोर, डेलिकेट फैब्रिक एटसेट्रा। इसका और किस तरह यूज किया जा सकता है, एज जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। अगला इसका यूज किया जा सकता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4 एंड आर्टिफिशियल सिल्क। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की। सल्फर के भाई 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर जिसे हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे हम लोग बीटा सल्फर भी कहते हैं। रोम्बिक सल्फर जो होता है इसके इट हैज एस8 मॉलिक्यूल, येलो इन कलर होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 2.06 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इनसोल्यूबल होता है इन वाटर में बट सोल्यूबल होता है कार्बन डाई सल्फाइड के अंदर। अगले की बात करें तो एस8 मॉलिक्यूल है ये भी, कलरलेस है,
जैसे उसका तो येलो कलर है ना, इस ये कलर लग सकता है। नीडल शेप्ड क्रिस्टल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका 393 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कितनी होती है 1.98 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी सोल्यूबल है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन बनता है सल्फर इन वेपर फॉर्म एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। वैसे सल्फर डायमैग्नेटिक होता है, पहली बात तो ये है, बट जब वो वेपर फॉर्म में आता है, जब इसे बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है अप्रोक्स 1100 केल्विन के करीब, तो ये वेपर फेस में आने लग जाता है। तो क्यों, सॉरी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में आने लग जाता है, क्यों? एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल। जब बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो S8 से S2 बन जाता है, विच हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार याद है, 11th वाला, कुछ नहीं याद है तो पढ़ लेना, इसको ही याद रख लेना भी। ऑक्सीजन के पास जिस तरह से होते हैं, और इस वजह से पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। अब बात करें कि स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सी है, देखो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो ऑब्वियसली वही होने वाली है, रोम्बिक सल्फर स्टेबल फॉर्म मानी जाती है। अच्छा, आप लोग रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर बना सकते हो, क्या करो, रोम्बिक सल्फर को हीट कर दो 370 केल्विन पे। अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनता कैसे है, जब सल्फर और ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे सिंपल मेथड तो यही है। इसके अलावा लेबोरेटरी मेथड भी है, रिएक्शन यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाती है। कॉपर को आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस SO2 एंड 2H2O। कुछ नहीं फायदा भाई, याद ही करनी पड़ेगी रिएक्शंस, इनका कोई शॉर्टकट नहीं। ओके, आगे किस तरह से बनाया जा सकता है भाई इसको, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइट विद डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 को H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम लोग, और सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव को बोलते हैं, तो ये बन जाएगा H2O एंड SO2 में। बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, पहली बात तो, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। एक फेमस क्वेश्चन आता है कि क्यों करता है। अब SO2 में अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो 4 आएगी, अब 4 से वो 6 पे भी जा सकता है, 4 से वो 2 पे भी आ सकता है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। आगे बढ़िए, देखिए बात समझिए मेरी। SO2 Cl2 के साथ 2H2 के साथ रिएक्ट करवा के देखा आपने, तो देखिए ये 2H2 H2SO4 बन गया। तो देखो अब इसने Cl पे क्या कर दिया, Cl 0 से क्या हो चुका है भाई, -1 हो चुका है। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, सल्फर की यहाँ पे इंक्रीज हुई है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि भाई ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसपे खुद पे ऑक्सीडेशन होती है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके अलावा KMnO4 में सल्फर डाइऑक्साइड डाल दो, वाटर डाल दो, तो वो बन जाता है K2SO4 2MnSO4 2H2SO4, याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें, ये काम करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, किस तरह काम करके दिखाओगे, 2H2 डालोगे, SO2 डालोगे तो बन जाएगा H2O एंड 3S। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करो तो वो क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है, ठीक है, +4 से 0 होगी, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई मतलब इस पे रिडक्शन हुई है सल्फर पे, तो दूसरों पे क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इस ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द रिडक्शन एंड इज टेम्परेरी। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेरी होता है। SO2 को पानी में डालोगे तो ये बन जाएगा H2SO4 प्लस ये हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है ये कलर्ड मैटर के साथ जुड़ के उसको क्या बना देता है, कलरलेस मैटर बना देता है। अब बात करें ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की, सल्फर के कुछ फेमस ऑक्सो एसिड हैं। पहला है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, आगे बढ़े तो अगला है भाई, ओके सॉरी, देखो ऑक्सो एसिड का क्या फंडा रहता है। ऑक्सो एसिड के लिए आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का, एक एसिड का पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, स्ट्रक्चर याद कर लेना। उसके बाद है सल्फ्यूरस एसिड, उसमें क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। उसके बाद है भाई पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O8, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्या, ऑक्सो एसिड किसी भी एलिमेंट के, दो ही एलिमेंट के तो पढ़ने हैं, सल्फर के और क्लोरीन के, अच्छे से याद कर जाना इनको बहुत अच्छे से, और इनके स्ट्रक्चर भी आएंगे, ठीक है। एक होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। एक होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5। कुछ इस तरह से, ये पर वर्ड जब भी आ जाता है ना, इट मींस याद रखना वहां पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। वैसे तो ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, बट अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो ना तो वहां पे पर वर्ड आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला था आपको सल्फ्यूरिक एसिड पता होना चाहिए, जब आपको सल्फ्यूरिक एसिड पता है ना तो उससे अस एसिड बना सकते हैं। अस एसिड में क्या होगा, फॉर्मूला H2SO3 होगा, और उससे
पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है। पर में क्या आ जाता है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है किसी भी एलिमेंट का, अगर आप ऑक्सो एसिड लिखना चाहते हो तो की बात है। बाकी बेटा देखो अभी है फास्टर वे में, आप चाहो तो इनके वन शॉट देख सकते हो, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। आगे बढ़ो, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। SO2 इज अ गैस हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड वी शेप। और इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जिनका भी रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा ओजोन की बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, इसका यही रीजन है। यूजेस की बात करें तो इसका यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका यूज किया जा सकता है एज डिसइंफेक्टेंट, फ्यूमिजेंट एंड प्रिजर्वेटिव। फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स भी इसका यूज किया जा सकता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है Fe3 पॉजिटिव की SO2 और 2H2 के साथ रिएक्शन दे दी जाती है। ये रिएक्शन जो होती है कंप्लीट करनी होती है, तो ये बन जाता है 2Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड 4H पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको बनाया किससे जाता है, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनाया जाता है। बहुत बड़ा इसका डायग्राम होता है बनाने का, ठीक है। ये कुछ स्टेप होते हैं, सल्फर को पहले बर्नर में डालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर इसको डस्ट चैम्बर में बड़ी प्योरिफिकेशन होती है, कूलिंग एंड ड्राइंग, फिर आर्सेनिक प्योरीफायर, ठीक है, टेस्टिंग बॉक्स, इस इतने जगह से इसको पास करा के फिर आपको प्योर SO2 बन जाता है। फिर उसको प्री हीटर में डालते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर में डाल के उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में बनाया जाता है। अब ये सारे स्टेप ना, जो मेन स्टेप है वो ये है, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन चुका है, इसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में, तो ये ओलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, और फिर उसमें पानी डाल के उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपका वेस्पर थ्योरी पे होल्ड होना चाहिए। यूजेस की बात करें तो देखो यार, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। किसी भी कंट्री के लिए सल्फ्यूरिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, वोलेटाइल एसिड एक्सेट्रा। इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो आप रिएक्शन देख पा रहे हो, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। बहुत ही ज्यादा रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड NaOH में डाला, सिंपल NaHSO4 बनेगा। 2 NaOH में डाला, Na2SO4 बनेगा। जिंक मोस्टली क्या होता है, ZnSO4 बनेगा। शुगर में डाला जाता है, ये बहुत फेमस होता है कि भाई जब इसको आप शुगर में डालते हो तो कोयला बनता है, वो ऐसे बनता है। एसिड डालते हो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। Na2S डालोगे Na2SO4 बनेगा, ठीक है। अच्छा, पड़ोस में चेक करते जाओ जनरली क्या बन रहा है, H2O, क्योंकि ये H2 निकालता है किसी में से, जिसमें से भी पॉसिबल हो वहां से H2 निकालने की कोशिश करता है। बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा, एंड K4FeCN6 के साथ कराओगे तो एक बड़ी सी रिएक्शन होगी, पोटेशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। ये अमोनियम सल्फेट है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज होने वाला है। क्वेश्चन अगला बनता है, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत बार आया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाए सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, मैंने बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हो। यहाँ पे जो डेल्टा एच होता है ना, वो होता है वो -196.6 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल है एंड एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल रोल प्ले करेगा। ली, अब देखो क्योंकि हीट बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। और आप देखो 3 से 2 बन रहे हैं तो प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। और कैटलिस्ट हमेशा अच्छा ही रोल प्ले करता है प्रोडक्शन बढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। ग्रुप 17 को हम लोग क्या भी बोलते हैं, ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन फैमिली भी बोल देते हैं, क्योंकि ये हमें मोस्टली जो होते हैं सी से मिलते हैं, ठीक है, इस वजह से इनको बोल दिया जाता है। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, फिर कल बारात आएगी ऑस्ट्रेलिया से, इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है। एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेराइन, ऐसे एलिमेंट होते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP5। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कैसे, पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है और वो भी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जैसे उस केस में सेकंड एलिमेंट की ज्यादा थी, सल्फर की ज्यादा थी, यहाँ पे भी क्लोरीन की ज्यादा होगी, बाकी फ्लोरीन की कम, एंड ब्रोमीन आयोडीन की डिक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्लोरीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का और फिर आयोडीन का। ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज होता है, जिसकी वजह से इसके खुद के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने से इसका बॉन्ड वीक हो जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो डिपेंड करता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि दूसरे एलिमेंट -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है फ्लोरीन क्यों नहीं शो करता? बिकॉज फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगली बात करें, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। कितनी बार क्वेश्चन है, चेक करो, 2014, 16, 19, 12, 10। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो दूसरों पे क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन खुद पे रिडक्शन कराते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, और फ्लोरीन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेता है। इट ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड आयंस, दूसरे हैलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और इवन इन सॉलिड फेस। अगला क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है कि वाई आर हैलोजेंस कलर्ड? हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं? कलर का तो यही फंडा है कि एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन इन विजिबल रीजन, which result in excitation of outer electrons to higher level, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं एंड रिजल्ट मिलता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और हाइड्राइड्स बनाते हैं कैसे? HX, HF, HCl, HBr, HI। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का, फिर फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, एक एक्सेप्शन के साथ, HF का। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और फिर डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो हैलोजन होते हैं उनका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है, और वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ही पैटर्न रहता है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई डाउन द ग्रुप? अगर आपको पता हो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इनके केस में? इंक्रीज होगी। देखिए बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात क्लियर होगी आपको कि HI की बॉन्ड डाउन द ग्रुप जो होती है बॉन्ड लेंथ इनकी इंक्रीज होती है हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस की। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो देखिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो होता है HF का। डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होता जाता है, डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी, और बॉन्ड वीक होता जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये सभी की सेम से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे बढ़िए, ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17, फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड्स OF2 and O2F2 called oxygen fluoride, while other halogen form oxide in which oxidation state of these halogens ranges from +1 to +7। ठीक है, फ्लोरीन सिर्फ 2 ऑक्साइड बना सकता है और बाकी जितने मर्जी बना सकते हैं। द हायर ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन लोअर ऑक्साइड। फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा फेमस क्वेश्चन बना है ये, क्या मीनिंग हुआ इसका, क्या मतलब होता है इसका, क्यों होता है ऐसा? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एंड इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अदर हैलोजेंस हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल सो कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो सिंपल आंसर तो यही है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। और दूसरी बड़ी वजह ये भी होती है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल होना ही चाहिए। मेटल हैलाइड्स की बात करते हैं, मेटल के साथ ये जुड़ते हैं, MF, MCl, MBr, Mi बनता है अगर मेटल ग्रुप 1 की है। फॉर मेटल एग्जिबिटिंग मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट द हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन द वन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या है? कि अगर कोई मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो जब हैलोजन उनके साथ जुड़ेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवेलेंट नेचर के होंगे। प्रिपरेशन की बात करते हैं और अगला टॉपिक है हमारा क्लोरीन। इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी? PbO2 में जब आप HCl डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा Cl2। KMnO4 में जब आप HCl डाल दोगे देन भी आपको मिल जाएगा Cl2। MnO2 में जब आप HCl डाल दोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा? Cl2।
मैन्युफैक्चर की बात करें, डेक्रोन प्रोसेस से बनाया जाता है इसको, जो बड़ी फेमस भी है। क्या होता है उसमें, HCl में O2 डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड आपको क्लोरीन मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जा सकता है बाय ब्रीम प्रोसेस। इसके अलावा भी कई सारे हैं, डाउन प्रोसेस से बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, तो क्लोरीन क्या होता है, येलोइश ग्रीन गैस होती है, पॉइजनस इन नेचर होती है, सोल्यूबल होती है इन वाटर, इन एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज क्लोरीन वाटर। ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो एक तो HOCl बनेगा, एक HCl बनेगा, और जब इस HOCl को, हाइपोहोलस क्लोराइड बोलते हैं इसको, थोड़ी सी देर भी रखोगे तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वो ऑक्सीजन कलर्ड मैटर के साथ जुड़ के उसको कलरलेस बना देता है। एंड इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड, उसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है भाई। बात स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन की। अगर आप इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो HCl बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये हायर हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। लाइक KBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहां पे Cl चला जाएगा, I के साथ कराओगे तो वहां पे भी Cl चला जाएगा। NaOH के साथ क्या रिएक्शन होता है, NaOH के साथ रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि NaOH कोल्ड है या फिर हॉट है। अगर NaOH कोल्ड रहेगा तो बनेगा NaOCl, NaCl एंड वाटर दोनों ही केस में बनता है। अगर जो NaOH है वो हॉट हो तो बनेगा NaClO3, याद रखना। अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड है तो वो बनेगा NaOCl प्रोडक्ट, एंड अगर वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो बनेगा NaClO3। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो जोड़ दो, SO2Cl2 के साथ कर दो, COCl2 के साथ कर दो, क्लियर है। यूजेस की बात करें तो इसका यूज कैसे किया जाता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड लाइक CaCl3, CCl4, DDT, ब्लीचिंग पाउडर। पॉइजनस गैस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कई बार तो पॉइजनस गैस का फॉर्मूला पूछा जाता है फोस्गिन का। COCl2 होता है, टीयर गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2, एंड मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है Cl, C2H4S, C2H4Cl। सल्फर बीच में आएगा, दो साइडों में C2H4 और दो साइडों में Cl आ जाएगा, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जो प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। नेम टू पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस, फोस्गिन एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके अलावा टीयर गैस हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2। ये फेमस क्वेश्चन बना हुआ है। MnO2 में HCl डाल दो तो आपको Cl2 मिलेगा, और Cl2 को H2S में डाल दो तो आपको HCl मिल जाएगा। नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन, ब्लीचिंग पावर ऑफ Cl2 इज परमानेंट while SO2 is temporary. The bleaching action of Cl2 is due to oxidation, या तो ऑक्सीजन रिलीज होता था of colored substance by nascent oxygen. Since the bleaching action of chlorine is due to oxidation and that of SO2 का किस वजह से होता था, हाइड्रोजन रिलीज होता था तो रिडक्शन की वजह से होता था। Therefore bleaching effect of Cl2 is permanent while that of SO2 is temporary. आगे बढ़िए, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड की। हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो HCl। प्रिपरेशन कैसे, NaCl में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो बन जाएगा HCl, NaHSO4 में NaCl डाल दो तब भी HCl मिल जाएगा आपको। आगे बढ़े प्रॉपर्टीज की, तो कलरलेस होता है, पंगेंट, बड़ी तिखी स्मेल होती है, इजीली लिक्विफेबल होता है, एक्सट्रीमली सोल्यूबल होता है इन वाटर में। जब आप NH3 में HCl डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। Na2CO3 में HCl डालोगे, देखो क्या बन जाएगा भाई, सोल्ट बना देता है। ये जनरली क्या पसंद करता है, सोल्ट बनाना पसंद करता है। इन रिएक्शन से ये बात क्लियर हो रही है। 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 is used for dissolving noble metals like gold and platinum। क्या कह रहा है भाई, अगर आप 3 पार्ट ले लो HCl के और 1 पार्ट ले लो HNO3 का तो वो नोबल मेटल को भी क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। यूज की बात करें तो इसका यूज कहां पे होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2, अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इन मेडिसिन एंड एज लैब रिएजेंट इसका यूज किया जाता है। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक भी इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फेमस क्वेश्चन बनता है, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे फेमस ऑक्सो एसिड होते हैं वो होते हैं क्लोरीन के, ठीक है। ये हो गया क्लोरिक एसिड, ये हो गया क्लोरस एसिड, ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, ये हो गया पर क्लोरिक एसिड। देखिए
ये इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करने आ जाती है पेपर में, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, कोवलेंट करैक्टर जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो बढ़ जाता है। अगली बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, और जैसे ये फेमस क्वेश्चन बनता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी भाई, सेम रहने वाली है इन सभी केसेस में। आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की कि क्या होते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन क्या होता है कि जब अलग अलग हैलोजन आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड बन जाता है। हैलोजन कंबाइंस अमंग themselves to form a number of interhalogen compound of the general formula XX-XX-3 XX-5 and XX-7, where X is larger size halogen and X is smaller size halogen। हैलोजन आपस में जुड़ते हैं, क्या होता है उनका फॉर्मूला XX-X-3, तो या फिर 5 7 इस तरह से, जिनमें X पहले वाला है वो लार्जर साइज का होगा, जो सेंट्रल एटम होगी वो लार्जर साइज की होगी, बात खत्म होगी, ठीक है। जो सेंट्रल एटम होगी जो कि लोग वो लार्ज साइज का होगा। प्रिपरेशन की बात करें तो देखो, जैसे क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया 2ClF बन गया, जब एक्सेस में ले लिया ICl3 बन गया, Cl को फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया, Br को फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी मिक्स करके इनको बना सकते हो। ये शेप होती है भाई, एक्स एक्स डैश वालों की जो शेप होगी, लाइक ClF की अगर मैं शेप पूछूं तो वो लीनियर होने वाली है। एक्स एक्स डैश 3 वाले की शेप जो होगी वो टी शेप होगी। एक्स एक्स डैश 5 वालों की जो शेप होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी। एक्स एक्स डैश 7 वालों की जो होगी वो पेंटागनल बाई पिरामिडल होगी, और इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ करनी है। प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ बात करें, पेपर में क्वेश्चन आए हुए लाइक BrF5 का स्ट्रक्चर बना दो, तो इसकी शेप क्या बनने वाली है, ये शेप बनेगी, से बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ClF3 का स्ट्रक्चर बना दो, ये बनेगी टी शेप्ड, बीच में सेंट्रल एटम आएगा जो अकेला है, साइडों में बॉन्डेड एटम। BrF3 की बना दो तो Br बीच में, और ये बनेगी टी शेप्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोबल गैसेज की। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है भाई, नोबल गैस बोला जाता है, ठीक है। दीज आर मोनोटोमिक गैसेज एंड आर आल्सो नोन एज रेयर गैसेज और एरोजेंस, एरो गैसेज बोल दिया जाता है इन्हें। याद करने की ट्रिक क्या होती है, हीना नीना और कटरीना जीती रहना, ये होगा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडोन, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो सभी गैसेज होती हैं। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने की पावर इनकी नहीं होती है, बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल में कोई क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो इनको एनर्जी देनी ही पड़ती है, अगर कोई इन्हें इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये एलिमेंट रिलीज नहीं करेंगे एनर्जी, जबकि बाकी सब ऐसा करते हैं, बाकी सब एनर्जी रिलीज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है इनका, क्योंकि ये मोनोटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो नोबल गैसेज होती हैं लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जनरली रिएक्शन नहीं करती, क्लियर है। अब कुछ कंपाउंड बनाना चाहो तो जिनोन के बनाए जा सकते हैं, जिनोन के कुछ कंपाउंड बनते हैं लाइक XeF2 बन जाएगा, या फिर जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं Xe2F2। बेटा मैं ये सारी रिएक्शन ना कोशिश करूंगा आपको करवाऊं, Xe की 3F2 के साथ रिएक्शन कराओ, XeF6 बन जाएगा। जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड की बात करें तो जिनोन फ्लोराइड जो है उनमें आप वाटर डाल लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल सकते हैं, जिनोन ऑक्साइड मिल जाएंगे, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के लिए आपको वेस्पर थ्योरी देखनी पड़ेगी, अगेन ये मैं डीप में जाके समझाने नहीं वाला हूँ, ये आपको आने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पी ब्लॉक एलिमेंट से बन सकता है भाई, वो बन सकता है यूजेस का, नोबल गैसेस के यूजेस का, ठीक है। ये पढ़ के ही याद करने हैं बेटा, इसमें कुछ नहीं करना, नोट्स आपके पास हैं, पढ़ लो। जैसे हीलियम की बात करें तो इसका यूज किया जाता है टू लिफ्ट वेदर बैलून्स एंड एयरशिप्स, ठीक है, फॉर इन्फ्लेटिंग द टायर्स ऑफ एरोप्लेन्स एज ब्रीथिंग मिक्सचर। याद हो आपको, हेनरी लो किया था हमने कि भाई जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को मिक्स किया जाता है। नियॉन का यूज किया जाता है फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर फिलिंग सोडियम वेपर लैंप। आर्गन का यूज किया जाता है मोस्टली टू क्रिएट एन इनर्ट एटमोस्फेयर। उसके बाद टू डेट द एज ऑफ रॉक, मतलब पहाड़ कितने पुराने हैं, कब बने थे ये। क्रिप्टॉन का यूज कहाँ पे किया जाता है, फॉर रनवे एंड अप्रोच लाइट इन एयरपोर्ट। इन हाई एफिशिएंसी माइनर्स कैप लैंप, वो देखा तुमने, वो जो माइनिंग होती है तो जो माइनिंग करने वाले होते हैं उनके उस पर लगी होती है वो लाइट सी कैप में। जिनोन का यूज किया कहाँ किया जाता है, इन इलेक्ट्रिक फ्लैश बल्ब फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी।
Krypton and xenon are more efficient than argon in gas filled lamps. रेडोन क्या होता है? रेडोन तो रेडिएक्टिव होता है, तो इसका यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन एक्सरे फोटोग्राफी, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्लोज इन मेटल एंड अदर सॉलिड। क्लियर है? उसके बाद कंप्लीट द रिएक्शन है, ये बड़ी फेमस रिएक्शन आई हुई है। XeF6 की रिएक्शन NaF के साथ कराओ तो कुछ ऐसे बनेगा। XeF4 की रिएक्शन SbF5 के साथ कराओ तो कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, मतलब आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। एक फेमस क्वेश्चन बनता है, नोबल गैसेस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट लो? क्योंकि मोनोटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और इनकी वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं? वीक होती हैं, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कई बार, व्हाट इंस्पायर्ड एन बार्टलेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन Xe एंड PtF6? कि किसने उनको इंस्पायर किया कि जिन्होंने और PtF6 की रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन था वो जिन्होंने पता लगाया कि नोबल गैसेस के भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट थे वो एन बार्टलेट, फर्स्ट प्रिपेयर्ड ए रेड कंपाउंड विच इज फॉर्मुलेटेड एज O2 पॉजिटिव एंड PtF6 नेगेटिव। वो रिएक्शन कर रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के देखी प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, तो वो क्या देखते हैं कि उनकी रिएक्शन हो जाती है। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen is 1175 किलोजूल पर मोल। तो हिसाब लगाता है बंदा कि यार ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फिर भी एक कंपाउंड ने इसके साथ रिएक्शन कर ली, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। और इस जितनी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? जिनोन की भी होती है, तो मतलब जिनोन भी रिएक्शन कर सकता है। और उन्होंने थोड़े एफर्ट डाले और जिनोन की रिएक्शन करवा के देखी PtF6 के साथ, और वो रिएक्शन हो गई थी बड़ी, और एक रेड कंपाउंड बना था जिसका फॉर्मूला था Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से बड़े सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं? सबसे पहली बात तो यही है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा किसे जाएगा। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। दीज आर आल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या होता है इनका? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, बहुत फेमस। इनकी 4 सीरीज होती हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट सीरीज को 3D सीरीज कहा जाता है, सेकंड को 4D, 3D 4D 5D 6D होती है। हमें जो मेन पढ़नी है वो 3D सीरीज पढ़नी है। 3D सीरीज को याद करने के कई सारे तरीके हैं। देखिए, मतलब मेरे को अभी एक रायतों को कंफ्यूज नहीं करता मैं। शीला थी वेरी क्रेजी, मुन्नी फालतू कोनी, क्यों जी, है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। इनमें से 2 स्पेशल केस होते हैं जो हमारे नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो है क्रोमियम और नेक्स्ट है कॉपर। और भाई कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चों को जरूर आनी चाहिए। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5 क्रोमियम की, एंड कॉपर की होती है 4s1 3d10। ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि क्यों इतनी तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये? ड्यू टू क्या होता है इनका? वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये बड़ी वजह होती है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ये भी आता है दैट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जिंक की 3d10, कैडमियम की 4d10 एंड मरकरी की 5d10 आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड कांट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज शोन बाय। देखो, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब होता है अधूरे। अधूरे मतलब जिनमें कुछ कमी हो, जिनके डी ऑर्बिटल में एक आधे इलेक्ट्रॉन ही कम हो। ठीक है, अब मैक्सिमम देखो D1, D2, D3 ये है, बट इनके डी में 10 है। अब डी में जब कुछ कमी होगी तभी तो बोलेंगे उसे, अब नहीं है तो कहां से बोलने? तो इस वजह से इनको क्या नहीं बोला जाता? ट्रांजिशन नहीं बोला जाता, और ना ही ये वो प्रॉपर्टी शो करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो किया करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इनका एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो कुछ इस तरह का ट्रेंड रहता है 3D सीरीज में, कुछ इस तरह का। पहले डिक्रीज होती है, फिर सेम रहती है, और फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, देख लेना इसको भी आप। नेक्स्ट जो
प्रॉपर्टी पूछी जाती है वो पूछी जाती है, सॉरी, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर से पूछा जाता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मच हार्डर एंड लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब समझते हैं ना, जिनके वेपर नहीं बनाए जा सकते आसानी से, इसका मतलब लेस वोलेटाइल का मतलब ये होता है। ऑल्दो हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आर एसोसिएटेड विद कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड एटम्स। अच्छा, ये पूछा जाता है कि कौन ज्यादा हार्ड होगा? ज्यादा हार्डनेस डिपेंड करती है कि किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा हार्ड भी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इनका हाई होता है। क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी का ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है भाई सॉलिड से गैसेस फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को। तो इनकी बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी जनरली इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट साइज तो डिक्रीज हो रहा था ना लगभग। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन पूछा जाता है बहुत बार। क्यों? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन। रीजन को मार्क कर लो, NS एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 3D सीरीज में 4s एंड 3D दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए भी। तो इसी वजह से बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई का क्या फंडा रहता है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर कांस्टेंट रहता है एंड एंड में इंक्रीज होने लग जाता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगला टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ी होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रहता है भाई? आपने देखा होगा जनरली वहां पे जनरली क्या ट्रांजिशन मेटल ही होती हैं, डी ब्लॉक की मेटल ही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्यों? ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। बहुत जगह तो इनका ये रीजन रहता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल। कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई ये। क्यों बनाते हैं? ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन किस वजह से पॉसिबल हो पाती है? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जनरली क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी हो तो म्यू से निकाली जाएगी रूट n इंटू n+2। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आपको कोई बोले कि Fe2 पॉजिटिव की नेचर बताओ। Fe2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो होगी Ar18 4s0 और 3d 6d में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल किए जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट n इंटू n+2। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर। अनपेयर कितने हैं? 4 इंटू 4+2, ठीक है ना। तो कर दो भाई, कितना आ जाएगा? रूट 24 bm आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली जाती है। अगली प्रॉपर्टी की बात करूं, इनके कैटालिटिक बिहेवियर की अगर हम बात करें तो वही बात है, अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। जनरली आप देखोगे कि कैटलिस्ट आपको डी ब्लॉक से मिलेंगे। वही क्यों? स्मॉल साइज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बैक एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है, इस वजह से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल साइट देखिए, इंटरस्टिशियल साइट किसे कहते हैं? जैसे एटम्स होते हैं ना, एटम्स के बीच में जो खाली जगह बच जाती है, देखो जितने भी एलिमेंट वो एटम से मिलकर बने होते हैं उनमें जो खाली जगह बच जाती है, उस खाली जगह में छोटे छोटे एटम जाके फिट हो जाएं, ठीक है। ये एलिमेंट के जो इसमें छोटे छोटे नॉन मेटेलिक एटम जाके फिट हो जाते हैं, तब जो कंपाउंड बनता है ना, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्यों बनाते हैं ये? ड्यू टू एम्प्टी स्पेस इन देयर लैटिस, स्मॉल एटम्स कैन बी इजीली accommodated। अलॉय फॉर्मेशन, तो अलॉय भी बहुत सारे बनाते हैं, ब्रास हो गया, वो भी बहुत सारे हैं, स्टील हो गया। तो उनमें ट्रांजिशन मेटल बहुत देखने को मिलेंगे। और वो किस वजह से बन पाते हैं? इनके स्मॉल सिमिलर साइज की वजह से। इनके एटम्स का साइज होता है वो स्मॉल एंड सिमिलर होता है, इसी वजह से भाई। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। बनाए किससे जाते हैं? फेरोक्रोमेट से, जिसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3, ठीक है, या फिर सिंपली FeCr2O4 बोल दिया जाता है। तो 3 स्टेप में इसकी प्रिपरेशन होती है। पहले स्टेप में फेरोक्रोमेट से हम लोग सोडियम क्रोमेट बनाते हैं।
दूसरे स्टेप में हम लोग सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, और तीसरे स्टेप में हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 100%, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो पहले इसकी रिएक्शन में Na2CO3 के साथ करा दूंगा 7O2 के साथ, तो हमें सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। सोडियम क्रोमेट में जब हम एसिड मिलाते हैं सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, और सोडियम डाइक्रोमेट में KCl मिला दो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो काम किसका करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ ली हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्लियर, आगे बढ़िए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट को आप क्रोमेट बना सकते हो और क्रोमेट को आप लोग डाइक्रोमेट बना सकते हो। कैसे, अगर आपके पास डाइक्रोमेट है उसको बेसिक मीडियम में डाल दो। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑरेंज से येलो बन गया जब हमने इसमें बेस में डाला, ठीक है, तो वो ऑरेंज क्या था, ऑरेंज होता है डाइक्रोमेट, ठीक है, येलो होता है क्रोमेट। अब डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो बेस मिलाते हैं, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो एसिड मिलाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछा जाता है भाई, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाओगे आप लोग Cr का। क्लियर है, आगे बढ़िए। ये होता है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर और ये होता है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, कैसे प्रूव करके दिखाओ, तो कर लो। ये डाइक्रोमेट आयन है, एसिडिक मीडियम में लोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन करे खुद पे रिडक्शन करे। ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2Cr3 पॉजिटिव बनेगा 7H2O। ये ऑक्सीडाइज कर दे सकता है किसको, किस में, I को I2 बना सकता है, H2S को S में बदल सकता है, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में बदल देता है, और Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है भाई। चलिए आगे देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की बात। पोटेशियम परमैंगनेट का ऐसे ही कलर होता है जैसे मार्कर में यूज कर रहा हूँ। KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। प्रिपेयर किससे किया जाता है भाई, ये मैग्नीज से, जिसका दूसरा नाम होता है मैग्नीज के ओर से प्रिपेयर किया जाता है इसको, और इसका और का जो नाम होता है वो होता है पायरोलुसाइड। 2 स्टेप में इसकी प्रिपरेशन होती है। पहले स्टेप में हम पायरोलुसाइड से पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं, और दूसरे स्टेप में हम पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, KOH की जरूरत होती है। अगले स्टेप में फिर हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। बात करें तो इट इज अ डीप पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस, और ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और अच्छी बात क्या है इसके साथ कि ये हर एक मीडियम में काम करता है, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल हो। एसिडिक मीडियम में कैसे करेगा, MnO4 नेगेटिव है, जितने ऑक्सीजन है ना उसके डबल हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा एंड बन जाएगा Mn2 पॉजिटिव। और ये न्यूट्रल मीडियम में भी और अल्कलाइन मीडियम में भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, प्लीज फोकस करना। तो क्या होगा, MnO4 नेगेटिव गिव्स +2H2O, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा अब की बार ये, और क्या होगा, हाइड्रोजन अब की बार 4 ले लिया आपने, है ना, तो ये बन जाएगा MnO2। सर अच्छा कैसे पता लगता है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन पे खुद पे रिडक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, चेक कर लेना। अब कैसे करता है भाई ये, पेपर में सिंपल पूछा जाएगा, I नेगेटिव से क्या बन जाएगा बेटा, इसको याद कर लो। अगर एक नंबर क्वेश्चन बने ना MCQ, I नेगेटिव से I2 बना देगा अगर एसिडिक मीडियम में है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव से SO4 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव, H2 नेगेटिव से S, C2O4 नेगेटिव से CO2। और अगर ये न्यूट्रल मीडियम में है तो I नेगेटिव से IO3 नेगेटिव, ये आयोडेट बोलते हैं इसको, ठीक है, H2O3 नेगेटिव से SO4 नेगेटिव, और Mn2 पॉजिटिव से क्या बना देता है, MnO2 बना देता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये होता है परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर, और ये होता है मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यूज कहां पे होता है ये, एज डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड एंड एज अ बेयर रिएजेंट। Volumetric titration involving KMnO4 are carried out only in the presence of dilute H2SO4, ठीक है। जितनी भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि यार जब भी मैं एसिड बोलता हूं ना, हम क्या लिखते हैं मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं, और इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए भी हम डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। क्यों, बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HNO3 बिकॉज HCl oxidized to Cl2 and HNO3 is itself a strong oxidizing agent and partly oxidizes the reducing agent. H2SO4 does not give any oxygen of its own to oxidize the reducing
एजेंट। क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप HCl का यूज करोगे तो वो तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम HNO3 एक खुद ही एक बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2SO4 के साथ कुछ ऐसा पंगा है नहीं, ये क्वेश्चन आएगा तो है नहीं वैसे। आगे बढ़ो, कंफ्यूज कर दिया। एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। क्या होगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करे? अब ये दो तरह के होते हैं, लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड। लेंथेनोइड होती है जो 4s सीरीज होती है, एक्टिनोइड होती है जो 5s सीरीज होती है, ठीक है। ज्यादा हम पढ़ते हैं लेंथेनोइड सीरीज के बारे में, बट डिफरेंस दोनों का ही पढ़ना हमने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। इनकी होती है n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 एंड ns2। लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, मतलब ये लगा लो 100% श्योर है आएगा। इन लेंथ नोड सीरीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। भी जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है रेगुलरली डिक्रीज करता रहेगा। आप नोटिस कर पा रहे हो, ये पेपर में नहीं बना के, नहीं मैंने वैसे बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इस रेगुलर डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ नो इलेक्ट्रॉन इनटू एफ सबशेल, द imperfect shielding of one electron by another in the f orbital therefore is a great effect of increased nuclear charge than screening effect, hence contraction in size। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटना, लगातार घटना, डिक्रीज होने को ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, फोकस करना बेटा। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का चार्ज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, और एक होता है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जाना, एक होता है इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जाना। अब क्योंकि एफ अंदर है, आप चेक करो तो एफ होता है n-2, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे ना, कभी भी किसी भी केस में जाएंगे, तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट राइज हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मैं अंदर की तरफ खिंचाव महसूस ना होने दूं, अट्रैक्शन महसूस ना होने दूं। बट शील्डिंग इफेक्ट ना बहुत पुअर होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। देखिए आप लोगों ने लिखा भी है, देयर इज ग्रेटर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अंदर जाने से रोकना, बट ये रोक नहीं पाता, और इस वजह से साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। कंसिक्वेंसेज याद रखिए, कंसिक्वेंसेज क्या होंगे वे इसके? द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट, दिस सेपरेशन इज डिफरेंट। उनको लेंथेनोइड्स को अलग करना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि उनका साइज सेम था, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होने लगी। 4d एंड 5d ट्रांजिशन सीरीज हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि जिरकोनियम एंड होफमैनियम का साइज सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। एंड बेसिक कैरेक्टर जो है ऑफ लेंथेनोइड्स वो डिक्रीज करता है भाई लेफ्ट राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं भाई यूजेस ऑफ लेंथेनोइड्स की। लेंथेनोइड्स कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड इन मेकिंग मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल क्या होता है? एन अलॉय ऑफ लेंथेनोइड विद आयरन and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. It is used to make pressure bowls, cells and lighter flames. एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले बात लैंथेनोइड की बात कर लेते हैं। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है लैंथेनोइड में, इनमें 5f में एंटर करता है, ठीक है। दे शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम केसेस बिसाइड्स +3। मतलब मोस्ट कॉमन इनकी +3 होती है, उसके अलावा +2 +4 भी शो कर सकते हैं। इनकी भी +3 होती है, बट ये इससे ज्यादा +4 +5 +6 एंड +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ये क्या होते हैं? नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, बट इनमें एक एलिमेंट रेडियोएक्टिव भी है जो है प्रोमीथियम। और एक्टिनोइड्स की बात करें तो ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियोएक्टिव। जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं वो रेडियोएक्टिव ही रहते हैं। आगे बात करें, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइंस, जबकि ये बनाते हैं ऑक्सोकटाइंस। इनके कंपाउंड लेस बेसिक होते हैं, इनके कंपाउंड हाईली बेसिक होते हैं। ये कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई। आगे बढ़िए, चलिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, और वो है भाई हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है।
जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेस्ट रहेगा अगर आप वन शॉट देख के करते हो और आपके पास शॉर्ट नोट्स की हार्ड कॉपी है, तब मजा आ जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं हम। Those compounds in which the central metal atom is linked to ion or neutral molecules by coordinate bond। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है? जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम किसके साथ जुड़ता है? लिगेंड्स के साथ जुड़ता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं। इस एरो का मतलब ये होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिसने दिए हैं उसकी तरफ से ये एरो उस तरफ जाती है जिसको दिए होते हैं। अब इस तरह से जनरली हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कटायनिक हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कटायनिक है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अनायनिक है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल पे ऑब्वियस सी बात है कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? दे हैव टू सिंगल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर रेशियो। डबल सॉल्ट में क्या होता है कि दो सिंपल सॉल्ट होते हैं इक्विमोलर रेशियो के अंदर, और इसमें दे मे और मे नॉट हैव सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर रेशियो। इसमें सिंपल सॉल्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी, और इक्विमोलर रेशियो वाली कोई बात नहीं होती इसमें। ठीक है? अब इसमें क्योंकि सॉल्ट होते हैं आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दे डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाइल दे कंटेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। देयर प्रॉपर्टीज, डबल सॉल्ट की मैं बात करूं, देयर प्रॉपर्टीज आर सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है तो उन्हीं की जैसी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है? और इसमें बात करें तो देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी, उनसे प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग तरह की होंगी। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। अगर आप इनका एक्वा सॉल्यूशन लो तो बिल्कुल ही अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, ब्रेक हो जाएंगे आयंस के अंदर। और इसमें क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे बट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। आप देखो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे का वैसे रहा है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे K4FeCN6 है। यहां पे इस, अब आपको एक एक चीज का नाम पता होना चाहिए। इस कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते हैं, इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है? कितने नंबर ऑफ लीगेंड्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो यहाँ पे हैं ये होते हैं लीगेंड्स। ये स्फीयर के अंदर एंटर करती है, पहला जो मिलता है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और बाहर की तरफ जो है उसे बोलते हैं काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है उसे कहते हैं काउंटर। तो देखिए अभी सबसे पहले बात करते हैं लीगेंड्स की। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लीगेंड से रिलेटेड भी कि लीगेंड्स किसे कहते हैं। द डोनर स्पीसीज which donate a lone pair of electron to metal atom is called ligand। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड, कि किसी लिगेंड में कितने डोनर एटम है। मोनोडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? विच हैव वन डोनर एटम। ठीक है? बायोडेंटेड लिगेंड किसे कहेंगे? दोज लिगेंड विच कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल होगा इसका इथाइलिन डाइमाइन, EN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, CH2NH2 CH2NH2 होता है। दूसरा एग्जांपल होगा इसका ऑक्सैलेटो, इंपॉर्टेंट है, OX फॉर्मूला होता है इसका C2O4 2 नेगेटिव। काउंटर आयन बताया है। काउंटर आयन क्या होता है? द आयनाइजेबल ग्रुप विच आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट ऑफ काउंटर आयन। भाई जो काउंटर ब्रैकेट होता है इसके अंदर तो सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड होते हैं, बाहर जो होते हैं ना वो काउंटर आयन होते हैं। क्लियर? एक हेक्साडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल की बात करूं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच हैज 6 डोनर एटम, और इसका एग्जांपल है भाई EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन बनता कैसे है? ये CH2 जुड़े होते हैं, फिर उनके साथ N जुड़े होते हैं आपस में, और फिर उनके साथ जुड़े होते हैं दो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं? द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, those unidentate ligands which have more than one coordination sites are called ambidentate ligand। मतलब एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन साइट है, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, बट यूनिडेंटेट है, वो है अभी भी क्या? यूनिडेंटेट। डेफिनेशन देखिए, हमने इनको बोला यूनिडेंटेट ही है,
कि वो सिर्फ एक साइड से ही जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, समझिए बात को। एग्जांपल है जैसे NO2, NO2 को आप ONO भी लिख सकते हो, या फिर HCN को आप NCS लिख सकते हो, CN को आप NC लिख सकते हो। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के। अगली बात करते हैं कि चिलेट किसे कहते हैं। चिलेट, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, बट वो एक ही साइड से एक टाइम में सिर्फ एक ही डोनर एटम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज चिलेट। चिलेट क्या होता है, व्हेन अ बाइडेंटेंट और अ पॉलीडेंटेंट लिगेंड इज अटैच्ड by two or more atom to the central atom forming a ring and the ligand is called chelating ligand, the complex is called chelate and this effect is called chelate effect। समझिए मेरी बात को, क्या होता है कि जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई बाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड जुड़ जाए और एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना दे, उस लिगेंड को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है चिलेट और इस फैक्ट को बोला जाता है चिलेट इफेक्ट। एग्जांपल समझिए जैसे PTCl2En है। अब En अगर आपको पता हो एक बाइडेंटेड लिगेंड है और देखो उसे वो जुड़ा है, CH2CH2 NH2 NH2 होता है ना। अब ये देखो एक रिंग टाइप से बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, बता नहीं रहे आप लोग, इसी को हम लोग बोलेंगे चिलेट। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय द लिगेंड। सबसे आसान डेफिनेशन है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, मेन मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। कहां से बिलोंग करती है, डी ब्लॉक से बिलोंग करती है। अब आगे पढ़ने के लिए चैप्टर को आपको ये लिगेंड्स आने चाहिए, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। नाम नेगेटिव लिगेंड जितने भी होते हैं ना, उनके नाम के लास्ट में ओ लगता है, जैसे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो, नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो ये होता है नाइट्रिटो ओ, साइनिडो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, सल्फेटो, ऑक्सो, कार्बोनेटो, अमिडो, आइमिडो, हाइड्रिडो ये होता है ऑक्सालेटो, इंपॉर्टेंट है, OH हाइड्रोक्सो, और ये होता है ग्लाइसिनेटो, GLY लिखा होता है। पॉजिटिव लिगेंड वैसे आप लोग यूज नहीं करोगे, नॉलेज के लिए याद रख लो। NO पॉजिटिव होता है नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव होता है नाइट्रोनियम, NH2 NH3 पॉजिटिव होता है हाइड्रोजनियम, ठीक है। अब न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो NH3 अमाइन, ये अमाइन देखो A सिंगल M नहीं है, ये डबल M है, AMMINE। H2 होता है एक्वा, NO होता है नाइट्रोसिल, PH3 होता है फॉस्फिन, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, SO को बोलते हैं थायोनिल, CH3NH2 इज मिथाइलमाइन, C5H5N इट इज pyridine, इंपॉर्टेंट है, C6H5 थ्राइस P ट्राइफिनाइल फोस्फिन, CH2NH2 CH2NH2 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेन 1,2 डाइमाइन बोला जाता है B से। अब देखिए ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं या तो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं या फिर ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, जितने मैंने, और मोस्ट प्रोबेबली 99% कह सकता हूं मैं कि इनमें से पेपर में आएगा। 100% क्यों नहीं कह रहा, डर लगने लगा है भाई, वो जो फिजिक्स वाले में सीन हुआ है, ठीक है बेटा। अब रूल्स वगैरह आपको आते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, या फिर मैं डिस्कस करता चलूंगा बीच बीच में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के आपको चार्ज पता होना चाहिए। देखो जैसे K3FeCN6 का नाम करना है, इसका नाम होगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम लगा है बाहर। अच्छा, बाहर जो लगा होता है ना उसका नंबर नहीं बताते हम। फिर 6 है तो हेक्सा, CN को बोलते हैं साइनो, और Fe को बोला जाएगा फेरेट। फेरेट नाम कब होता है, देखो Fe को आयरन बोला जाता है, बट फेरेट स्पेशल केसेस में बोला जाता है। वो स्पेशल केसेस कब है, या तो बाहर कोई मेटल एटम लगा हो, या तो बाहर कोई मेटल एटम लगा हो, या ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हो। अगर नेगेटिव चार्ज लग जाए तब भी नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप सेंट्रल मेटल एटम को X मान लोगे, ठीक है। CN6 है, CN पे चार्ज -1 होता है, और पोटेशियम 3 है, पोटेशियम पे चार्ज +1 होता है। इक्वल टू में पूरे के ऊपर चार्ज पुट करोगे तो 0 है, और X यहाँ से बेटा जी आ गया 3। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ो, CONH3Cl3, तो बाहर कुछ भी नहीं है, सीधा अंदर जाएंगे, और अंदर जाने का फंडा ये होता है कि लिगेंड्स का नाम पहले होता है। लिगेंड्स का नंबर बताएंगे, 6 है तो हेक्सा, NH3 को अमाइन बोलते हैं, याद रखिए AMM आएगा। CO को कोबाल्ट बोला जाएगा क्योंकि स्फेयर के आगे कुछ नहीं है और ना ही ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्ट। और बाहर लिखा जाएगा क्लोराइड। सर 3 है, ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये काउंटर आयन है, जो स्फेयर के बाहर होता है उसका नंबर हम लोग नहीं बताते हैं भाई, ठीक है, याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट इज PTNH32ClNO2। अब देखो रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम करते हैं,
अब जब कई सारे लिगेंड हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, उनका नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करेंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अमाइन है, एक हमारे पास क्लोरिडो है और एक हमारे पास नाइट्रिटो एन है। अब आप चेक कर लो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा। सबसे पहले आएगा अमाइन, तो दो अमाइन है डाइअमाइन, क्लोरिडो, एनओ टू को क्या बोलेंगे नाइट्रिटो एन, पीटी प्लैटिनम होगा और चार्ज इस पे कैलकुलेट करोगे तो वो 2 आएगा, रोमन में लिखना है आपने। इसका नाम करना है K3CrC2O4 थ्राइस, तो इसका नाम होगा, पहले बाहर देखिए कुछ है लिखा है पोटेशियम, फिर ये गलत लिखा गया अभी, टेट्राहाइड्रोक्सो नहीं आएगा यहाँ पे, सो सॉरी, यहाँ पे आएगा ट्राईऑक्सालिटोक्रोमियम 3, ट्राईऑक्सालिटोक्रोमियम 3 आएगा। अगले एग्जांपल की तरफ चलो, ये होते हैं जब दो कोऑर्डिनेशन पेयर आपस में जुड़े, स्पेशल क्लास है, इनको सर्च कर लेना, स्पेशल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोमेनक्लेचर बाय भारत पंचाल मिल जाएगा आपको। तो इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम होगा डाइमाइन सिल्वर 1 डाइसाइनो अर्जेंटेट, क्योंकि उससे पहले पॉजिटिव आ चुका है 1। उसके बाद HgCOSCN4 का नाम आप लोगों ने करना है, तो इसका नाम क्या होगा बताइए। Hg को बोलेंगे मरकरी, फिर टेट्रा, एससीएन को बोलेंगे थाइसाइनेटो, कोबाल्टेट, और Hg पे चार्ज होता है यहाँ पे इस केस में +1। क्लियर, आगे बढ़िए। CONH35 CO3Cl, इसका नाम करना है, तो बाहर कुछ भी नहीं है, सीधे अंदर चलते हैं। लिगेंड्स का नाम पहले होगा, 5 को बोलेंगे पेंटामाइन, फिर है CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेटो, CO को कोबाल्ट बोला जाएगा और क्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, CO3 पे -1 चार्ज होता है। नेक्स्ट इज K3FeC2O4 थ्राइस, इसका नाम क्या होगा पोटेशियम ट्राईऑक्सालिटो पैरेट, क्योंकि बाहर कुछ लिखा हुआ है 3। उसके बाद है PT NH32Cl NH2CH3 Cl, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले अमाइन आएगा डाइमाइन, क्लोरिडो, NH2CH3 को बोला जाएगा मीथेन अमाइन, PT को प्लैटिनम 2 क्लोराइड। उसके बाद है CO Cl2 En2 Cl, इसका नाम क्या होगा, ये स्पेशल केस, इसको ध्यान समझना। Cl को बोलते हैं क्लोरिडो, En को बोलते हैं इथेन 1 2 डाइमाइन, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क्लोरिडो आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो। अब En 2 है तो मैंने डाई वर्ड यूज नहीं किया, मैंने यूज किया बिस। क्यों यूज किया सर बिस, अच्छा इसमें चक्कर होता है, 2 को बिस बोलते हैं, 3 को ट्रिस बोलते हैं, 3 से ज्यादा तो आएंगे नहीं। क्यों यूज किया है, क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ चुका है। जब किसी के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आने लग जाता है ना, तो उसके नाम में हम लोग डाई ट्राई नहीं यूज करते, पहले उनमें बिस लगाएंगे, बिस इथेन 1 2 डाइमाइन, और CO को बोला जाता है कोबाल्ट, और लास्ट में है क्लोराइड। COEN 3 पॉजिटिव, इसका 3 है, 3 को मैं क्या बोलूंगा ट्रिस, ट्राई नहीं बोलूंगा ट्रिस, क्योंकि ऑलरेडी डाई है, सर डाई है ना तो डाई नहीं लगाएंगे, बट ये तो 3 है तो ट्राई लगा सकते हैं भाई। डाई ट्राई कुछ भी आ जाए नाम के अंदर तो उसके नाम के बाहर हम लोग डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं, ट्रिस यूज करते हैं। तो इसका नाम होगा इथेन 1 2 डाइमाइन, CO को बोलते हैं कोबाल्ट, और लास्ट में लगेगा आयन, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली चार्ज बताया गया है। उसके बाद NiCl4 2 नेगेटिव पे चलो, तो इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरिडो, Ni को बोलेंगे निकलेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और लास्ट में लगेगा आयन। निकलेट क्यों बोला है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद आएगा भाई NiNH36Cl2, इसका नाम होगा हेक्सा, NH3 को बोलेंगे अमाइन, निकल 2, और लास्ट में लगेगा क्लोराइड। क्लियर होती है बात, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 2 और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बात क्लियर होती है, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर और स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। 2 तरह के आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो हम बात करेंगे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की। स्ट्रक्चरल आइसोमर के फर्दर टाइप्स होते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आपको पेपर में रेयर चांसेस है कि डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो आप कर भी लोगे, डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। मोस्टली आपको क्या दिया होता है, एग्जांपल दिया होता है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा आइसोमर होगा बेटा, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन आइसोमर क्या होगा, कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयंस इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। अब देखो जैसे इन दोनों एग्जांपल को आप कंसीडर करो, ये है COBr NH35SO4, अगले केस में आप SO4 को अंदर ले गए, Br को बाहर ले आए हो, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दोनों में एक एक CO है, दोनों में एक एक Br है, दोनों में एक एक SO4 है, NH35 है। बट अगर आप इसको ब्रेक करने वाले हो, फर्स्ट वाले केस को अगर आप ब्रेक करो तो ये ब्रेक होगा कुछ ऐसे, CO
Br NH3 5 एंड SO4 पे कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव आएगा और इस पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। क्लियर है, सल्फेट आयन दिया इसने। अगले केस पे चलो तो CO SO4 NH3 Br, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो Br नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। मतलब एक बार ब्रोमाइड आयन मिला है और एक बार सल्फेट आयन मिला है, और जब अलग अलग आयन्स मिलते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आयनाइजेशन आइसोमर बोला करते हैं। क्लियर होता है। आगे बढ़िए, हाइड्रेट आइसोमर क्या होते हैं, isomers which differ in the number of water molecule attached to the metal atom or ion as ligand। अब देखो CrH2O6Cl3 CrH2O5Cl Cl2H2O क्या हुआ है, इसमें भी एक Cl अंदर गया है और H2O बाहर आया। हाइड्रेट नाम से क्लियर है, पानी, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से मतलब दिक्कत आएगी। ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो पहले H2O के कितने मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर रहे हैं, 6, और अगले केस में 5 काम कर रहे हैं। नोटिस कर पा रहे हो तो आप। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर की एक ही नेसेसरी कंडीशन है कि लिगेंड कैसा होना चाहिए, एम्बिडेंटेड। हाइड्रेट आइसोमर की क्या है, H2O के जो लिगेंड का काम कर रहे हैं, H2O एज लिगेंड काम कर रहे हैं। ठीक है, लिंकेज आइसोमर क्या होता है, व्हेन एन एम्बिडेंटेड लिगेंड अटैच टू मेटल एटम थ्रू डिफरेंट एटम द कंपाउंड आर सेड टू लिंकेज आइसोमर। जैसे एक एग्जांपल समझिए, CONO2 NH3 5Cl, और अगले केस में ये किस तरह से लिंक कर गया, ये O की तरफ से लिंक कर जाए, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, लिंकेज आइसोमरिज्म बोल देंगे, इसको लिंकेज बोल देंगे। भाई चेक कर पा रहे हो मेरी बात को, या जल्दबाजी में बोल गया मैं ज्यादा। ये है एक एम्बिडेंट लिगेंड, एक बार ये कहां से जुड़ा है, N की तरफ से जुड़ा है, एक बार ये ONO की तरफ, O की तरफ से जुड़ा है। बाकी बात तो एक ही है, फॉर्मूला तो सेम ही है इसका। आगे बढ़िए, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ अ सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्स आयन एंड टू आइसोमर डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन टू कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल साउंड, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। दो कॉम्प्लेक्स होंगे और वहां पे लिगेंड्स का इंटरचेंज करके दिखाओगे आप। इस केस में समझो, CO के साथ NH3 जुड़ा है, Cr के साथ Cn जुड़ा है, और अगले केस में जब आप पढ़ोगे CO के साथ Cn जुड़ा है और Cr के साथ NH3। अदला बदली कर ली इन्होंने या नहीं कर ली। आगे बढ़िए भाई, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के फर्दर दो टाइप होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस किसे कहेंगे, जिसमें सेम लिगेंड एडजेसेंट साइड पे हो। ट्रांस किसे कहेंगे, जिसमें सेम लिगेंड अपोजिट साइड में हो। क्लियर होता है। ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल उसे कहेंगे विच अराइज ड्यू टू द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर फॉर्मेशन, और ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होते हैं और कम से कम 2 या 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। मैं आपको बोलता हूं, चलो एक दो लिगेंड के एग्जांपल समझाना तो जरा। जैसे पहले समझ लेते हैं, NiCl2 NH3 आपने इसको करना एक्सप्लेन। कैसे करोगे भाई, NiCl और यहां पे लगा दिया NH3 ये जो पोजीशन होती है ना, ये वाली, इसे सिस बोलते हैं। ठीक है, अगले केस में चलो, NiCl NH3 इट इज ट्रांस। क्लियर है, ये आमने सामने हो जाते हैं तो इसे ट्रांस बोल देते हैं। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ो। अब जैसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, 8 तो नहीं होगा, FeCl2 मान लो OX2 आ गया। मैं अगेन बोल रहा हूँ बेटा, आपको वन शॉट जरूर देखने चाहिए, तभी फायदेमंद रहेंगे ज्यादा। अब देखो ऑक्टाहेड्रल को तो ऐसे बनाएंगे, Cl अगर आपने यहाँ पे लगा दिया ना, मान लो आप इसको यहाँ पे लगा देते Cl को, तो ये ट्रांस बन जाता। ठीक है, अदरवाइज ये CC है अभी भी। यहाँ पे लगा दो OX एक बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो 2 जगह से जुड़ेगा, और यहाँ पे FeCl और यहाँ पे OX और ये बन जाएगा OX। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं इसे ऑप्टिकल बनाओ, देखो इसका ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है, इसका ऑप्टिकल पॉसिबल है। कैसे, FeCl था,
और यहाँ पे लगा है OX OX, ठीक है। मिरर रख दो भाई इसके सामने, मिरर, ये मिरर हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये CL और यहाँ पे ये OX यहाँ पे आ जाएगा और ये OX यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनने के चांसेस है, अगर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमें कई चीजों के आंसर कर देती है, मैग्नेटिक नेचर का, भाई स्पिन का, कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, बहुत सारी बातों का एग्जांपल हो जाता है। क्लियर है। मैग्नेटिक नेचर कैसी है, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब बातें। तो ये सब मेन पॉइंट्स हैं, और मैं अगेन आपको बार बार बोले जा रहा हूँ कि प्लीज बेटा, अभी तो मैं फास्टली करवा सकता हूँ आपको, बट ज्यादा बेनिफिशियल तभी है अगर आपने इसका वन शॉट देखा हुआ हो। तो देखिए, जैसे आपके पास ये है, एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, FeH2O6 पॉजिटिव दे रखा है। तो पहले तो इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में अगर हम नोटिस करें तो नाम पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा आयरन 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन, Fe2 पॉजिटिव के लिए कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d6, डी के आपने 6 इलेक्ट्रॉन लिखे और फिर आप 6 लिगेंड फिल कर दोगे। अब लिगेंड अगर आपको पता हो 2 इलेक्ट्रॉन्स का काम करता है, तो एक ये जो ऑर्बिटल बनाते हैं इसमें सिर्फ एक ही लिगेंड आएगा। तो आपने 6 लिगेंड फिल कर दिए, तो यहां से नोटिस करो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, एक लिगेंड S में गया है, 3 P में गए हैं, 2 D में गए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, पैरामैग्नेटिक। कैसे पता लगा मुझे पैरामैग्नेटिक होगा, आप चेक करो, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। अब नेक्स्ट केस समझिए, NiCN4 नेगेटिव आ गया, इसका नाम क्या होगा, टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन, ठीक है। इसका नाम होगा टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन। अब Ni2 पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर 28। Ni2 पॉजिटिव यहां से आए, आपको कहां से आए, यहां से। निकल 2 पॉजिटिव के लिए करो, क्या होगा, Ar18 3d8 4s0, ठीक है। अब डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अब चेक करो, ये जो Cn होता है, Cn हो गया, CO हो गया, NS3 हो गया, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, विच फोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर बना देते हैं, करवा दो। अब लिगेंड्स की फिलिंग कर दो, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ आएगी dsp2, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, यहाँ से डायमैग्नेटिक इसकी मैग्नेटिक नेचर होगी। अगली बात करते हैं NiCl4 नेगेटिव। पहले इसका नाम कर लेना, नाम पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया तो प्लीज एक्स्ट्रा नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। तो इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 आयन। क्या नाम होगा इसका, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 आयन। अब निकल 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन करो, Ar18 3d में कितने आएंगे, डी में कितने आएंगे, 28 के लिए 8 आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो पेयरिंग करवा देता, ये ऐसे ही रहेंगे। अब लिगेंड जाएंगे यहाँ पे S में और P में, S में गया, P में गए 3, ठीक है। एक S में गया, 3 P में चले गए, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और इसकी मैग्नेटिक नेचर होगी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट आर्टिकल है भाई एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, लाइक क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, विटामिन B12। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता नहीं चाहिए, एक नंबर का बन सकता है। क्लोरोफिल किसका है, मैग्नीशियम का है। और भाई हेमोग्लोबिन किसका है, आयरन का है। विटामिन B12 किसका है, कोबाल्ट का है। एक बार बेटा क्लोरोफिल का कंफर्म कर लेना, शायद यहाँ पे मैग्नीज ना हो, कंफर्म कर लेना, ठीक है। सिस्प्लेटिन इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। सिस्प्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। PTNS32Cl2 होता है इसका। EDTA is often used for treatment of lead poisoning and coordination compound are used as catalyst also,